गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं राकेश कुमार झा एक बार फिर से आप सभी का अपने इस वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूं। और आज मैं लेके आया हूं कक्षा 12 के इतिहास का के विषय 2 यानी कि चैप्टर 2 का पार्ट 1 यानी कि भाग 1, अध्याय 2 का भाग 1 एनसीईआरटी सीरीज का ये भाग है, जिसका पहला टाइटल है राजा, किसान और नगर, यानी कि आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं। यानी कि लगभग ये कब की घटना है, तो लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी, यानी कि 600 ईसा पूर्व का मतलब है कि ईसा मसीह के जन्म से 600 साल पहले से लेके ईसा मसीह के बाद के 600 साल तक, यानी कि लगभग ये 12 वर्ष की ये घटना है। राजा, किसान और नगर का किस प्रकार से विकास हुआ, इस चैप्टर में हम जानेंगे। तो आइए हम सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के बाद 1500 वर्षों के लंबे अंतराल में उपमहाद्वीप यानी कि भारत और उसके पड़ोसी देशों को उपमहाद्वीप की संज्ञा दी गई थी, क्योंकि भारत उस समय में बहुत ही बड़ा था। विभिन्न भागों में कई प्रकार से विकास हुए। यही वह काल था जब सिंधु नदी और उसकी उपनदी या सहायक नदी कह सकते हो के किनारे रहने वाले लोगों द्वारा ऋग्वेद का लेखन किया गया। ऋग्वेद का लेखन इसी समय में किया गया था। उत्तर भारत, दक्कन पठार क्षेत्र और कर्नाटक जैसे उपमहाद्वीप के कई क्षेत्रों में कृषक बस्तियां यानी कि किसानों की बस्तियां अस्तित्व में आई, यानी कि ये जो है ना प्रकट हुई। साथ ही दक्कन और दक्षिण भारत के क्षेत्रों में चरवाहा बस्तियों के प्रमाण भी मिलते हैं। चरवाहा यानी कि जो मवेशियों को चराने वाले बस्तियों के प्रमाण भी मिलते हैं। ईसा पूर्व पहली सहस्राब्दी, सहस्र मतलब होता है 1000 वर्ष, यानी कि पहले 1000 ईसा मसीह के से पूर्व पहली सहस्राब्दी के दौरान मध्य और दक्षिण भारत में शवों के अंतिम संस्कार के नए तरीके भी सामने आए, जिनमें महापाषाण के नाम से ख्यात यानी कि विख्यात या प्रसिद्ध महापाषाण के नाम से पत्थरों के बड़े बड़े ढांचे मिले हैं। महापाषाण, महा मतलब बड़ा और पाषाण मतलब पत्थर के ढांचों से शवों को, यानी कि कह सकते हो कि जो शव वगैरह दफनाया जाता था तो वहाँ पे ये बड़े बड़े पत्थर के ढांचे दिए गए हैं। कई स्थानों पर पाया गया कि शवों यानी कि लाशों के साथ विभिन्न प्रकार के लोहे से बने हुए उपकरण यानी कि बर्तन या औजार हथियारों को दफनाया गया है। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी से नए परिवर्तनों के प्रमाण मिलते हैं। ध्यान रखिए, कब से? ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी से नए परिवर्तनों के प्रमाण मिलते हैं। शायद इनमें से सबसे ज़्यादा मुखर मतलब सबसे ज़्यादा स्पष्ट आरंभिक राज्यों, साम्राज्यों और राजवाड़ों का विकास है। इन राजनीतिक प्रक्रियाओं के पीछे कुछ अन्य परिवर्तन थे। इनका पता कृषि उपज को संगठित करने के तरीके से चलता है। इसी के साथ साथ लगभग पूरे उपमहाद्वीप में नए नगरों का उदय हुआ। इतिहासकार इस प्रकार के विकास का आकलन करने के लिए अभिलेखों, ग्रंथों, सिक्कों तथा चित्रों जैसे विभिन्न प्रकार के स्रोतों का अध्ययन करते हैं। जैसा कि हम आगे पढ़ेंगे कि यह प्रक्रिया यानी कि कौन सी प्रक्रिया, ग्रंथों, सिक्कों और चित्रों के स्रोतों का अध्ययन करना एक जटिल प्रक्रिया है। आपको यह भी इसका भी आभास होगा कि इन स्रोतों के विकास की पूरी कहानी कहानी नहीं मिल पाती, यानी कि पूरी कहानी क्लियर नहीं हो पाती है। अब ये देखिए जरा, ये चित्र एक अभिलेख है, सांची यानी कि मध्य प्रदेश का है। लगभग ये दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व का यह अभिलेख है। ये वाला ये अभिलेख है। अब आप लोगों के दिमाग में एक प्रश्न आया होगा कि अभिलेख आखिर होता क्या है। तो सबसे पहले हम इसी को जानते हैं कि अभिलेख किसे कहते हैं। इसको हम यहाँ पे समझते हैं, अभिलेख किसे कहते हैं। अभिलेख उन्हें कहते हैं जो पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तन जैसी कठोर सतह पर खुदे होते हैं। अभिलेखों में उन लोगों की उपलब्धियां, क्रियाकलाप या विचार लिखे जाते हैं जो उन्हें बनवाते हैं।
इनमें राजाओं के क्रियाकलाप यानी कि एक्टिविटीज तथा महिलाओं और पुरुषों के धार्मिक संस्थाओं को दिए गए दान का भी ब्यौरा होता है। यानी कि अभिलेख एक प्रकार से अस्थाई प्रमाण होते हैं, यानी कि एक परमानेंट सर्टिफिकेशन का काम करता है। कई अभिलेखों में उनके निर्माण की तिथि खुद ही होती है। जिन पर तिथि नहीं मिलती है उनका काल निर्धारण आमतौर पर पूरा लिपि यानी कि पुरानी लिपि अथवा लेखन शैली के आधार पर काफी सुस्पष्टता से किया जा सकता है। जैसे उदाहरण के लिए लगभग 250 ईसा पूर्व में अक्षर और इस प्रकार लिखा जाता था और 500 ईसा पूर्व में यह इस तरह से लिखा जाता था। 500 ईस्वी में यह इस तरीके से लिखा जाता था, जबकि 250 ईसा पूर्व में और इस तरीके से लिखा जाता था। प्राचीनतम अभिलेख प्राकृत भाषाओं में लिखे जाते थे। प्राकृत उन भाषाओं को कहा जाता था। अब प्राकृत किसे कहते थे, जरा यहाँ ध्यान दीजिए कि प्राकृत उन भाषाओं को कहा जाता था जो जन सामान्य यानी कि जो आम नागरिक भाषा बोलते थे। आम नागरिक की भाषा जो होती थी उसे क्या कहते थे, प्राकृत। यानी कि प्राकृत भाषा जन सामान्य की भाषा थी। इस अध्याय में अजात शत्रु यानी कि जिसको अजात शत्रु भी कहा जाता है और अशोक जैसे शासकों के नाम प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं, क्योंकि यह नाम प्राकृत अभिलेखों से ही प्राप्त हुए हैं। आपको इन अभिलेखों में तमिल, पाली और संस्कृत, आपको यहाँ मतलब कहाँ अभिलेखों में तमिल, पाली और संस्कृत जैसी भाषाओं के शब्द मिलेंगे। यानी कि कहने का मतलब यह है कि इस 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के बीच के जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं वो मुख्यतः 3 भाषाओं में प्राप्त हुए हैं, तमिल, पाली और संस्कृत में शब्द मिलेंगे, क्योंकि इन भाषाओं में भी अभिलेख मिलते हैं। यह संभव है कि लोग अन्य भाषाएं भी बोलते थे, लेकिन उनका उपयोग लेखन कार्य में नहीं किया जाता था। अब आगे की बात हम शुरू करते हैं। ये देखिए, इसका पहला टॉपिक है प्रिंसेप और पियदर्सी। प्रिंसेप, जेम्स प्रिंसेप की यहाँ पे बात की जा रही है। भारतीय अभिलेख विज्ञान। अब अभिलेख विज्ञान, अभिलेखों के अध्ययन करने वाले, अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, अभिलेख शास्त्र, जिसको एपिग्राफी इंग्लिश में हम कहते हैं। भारतीय अभिलेख विज्ञान में एक उल्लेखनीय प्रगति कब हुई, 1830 के दशक में हुई, जब ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी कौन थे, जेम्स प्रिंसप ने कौन सी लिपि का अर्थ निकाला, तो ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपियों का अर्थ निकाला। तो इन लिपियों का उपयोग सबसे आरंभिक अभिलेखों और सिक्कों में किया गया है। प्रिंसेप को पता चला कि अधिकांश अभिलेखों और सिक्कों पर पियदर्सी का मतलब मनोहर मुखाकृति वाले, मनोहर मुख की आकृति वाले राजा का नाम मिला है। पियदर्सी का यहाँ पे मतलब क्या है कि मनोहर मुख की आकृति, जिसके मुख की आकृति मनोहर हो, मन को हरने वाली हो, ऐसे राजा का नाम लिखा है। कुछ अभिलेखों पर राजा का नाम क्या मिला है, अशोक भी लिखा है। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक सर्वाधिक प्रसिद्ध शासकों में से एक था। इस शोध यानी कि रिसर्च से आरंभिक भारत के राजनीतिक इतिहास के अध्ययन को नई दिशा मिली, क्योंकि भारतीय और यूरोपीय विद्वानों ने उपमहाद्वीप पर शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों की वंशावलियों की पुनर्रचना के लिए विभिन्न भाषाओं में लिखे अभिलेखों और ग्रंथों का उपयोग किया। परिणाम स्वरूप 20वीं सदी के आरंभिक दशकों तक, यानी कि 20वीं सदी के शुरुआती दशक यानी कि लगभग 1901 से के बाद की बात है कि उपमहाद्वीप के राजनीतिक इतिहास का एक सामान्य चित्र तैयार हो गया। उसके बाद विद्वानों ने अपना ध्यान राजनीतिक इतिहास के संदर्भ में यानी कि रेफरेंस की ओर लगाया और यह छानबीन करने की कोशिश की कि क्या राजनीतिक परिवर्तनों और आर्थिक तथा सामाजिक विकासों के बीच कोई संबंध था। शीघ्र ही यह अनुभव होने लगा, आभास हो गया कि इसमें संबंध तो थे,
लेकिन संभवतः सीधे संबंध हमेशा नहीं थे। तो उसके बाद देखिए आगे हम लोग देखते हैं प्रारंभिक राज्य, 16 महाजनपद। 16 यानी कि इनकी संख्या को दिखा रहा है कि ये कितने थे, 16 थे। क्या थे, महाजनपद। तो महा मतलब जैसे महादेव, देवों के देव महादेव, उसी तरीके से जनपदों के जनपद यानी कि महाजनपद, यानी कि बहुत बड़ी बड़ी संख्या में। अब यहाँ पे ये भी जानने की इच्छा होगी कि जनपद आखिर हम कहेंगे किसे, तो यहाँ पे दिया हुआ है देखिए, जनपद एक ऐसा भूखंड है जहाँ कोई जन यानी कि लोग, कुल या जनजाति अपना पांव रखता है या बस जाता है। इस शब्द का प्रयोग प्राकृत व संस्कृत दोनों में मिलता है। तो यानी कि वह क्षेत्र जहाँ पर, वह भूखंड जहाँ पर लोगों के समूह बस जाते हैं, वो क्या कहलाता है, जनपद। तो जनपद तो छोटे एरिया को और बड़े एरिया को महाजनपद कहा गया है। प्रारंभिक भारतीय इतिहास में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल माना जाता है। इस काल को प्रायः आरंभिक राज्यों, नगरों, लोहे के बढ़ते प्रयोग और सिक्कों के विकास के साथ जोड़ा जाता है। इसी काल में बौद्ध और जैन सहित विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं का विकास हुआ। बौद्ध और जैन धर्म, जिसके बारे में हम अध्याय 4 में विस्तार से पढ़ेंगे, कि आरंभिक ग्रंथों में महाजनपद नाम से 16 राज्यों का उल्लेख होता है। हालांकि महाजनपदों के नाम की सूची इन ग्रंथों में एक जैसी नहीं है, लेकिन वज्जी, मगध, कौशल, कुरु, पंचाल, गांधार और अवंती जैसे नाम प्रायः दोनों में मिलते हैं। इससे क्या स्पष्ट होता है कि ये जो महाजनपद थे ये महत्वपूर्ण महाजनपदों में गिने जाते होंगे। अधिकांश महाजनपदों पर किसका शासन होता था, राजा का शासन होता था, लेकिन गण और संघ के नाम से प्रसिद्ध राज्यों में लोगों के समूह का शासन था। इस समूह का प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। भगवान महावीर और भगवान बुद्ध, जिसके बारे में हम अध्याय 4 में पढ़ेंगे, इन्हीं गणों से संबंधित थे। बज्जी संघ की ही भांति कुछ राज्यों में भूमि सहित अनेक आर्थिक स्रोतों पर राजा गण सामूहिक नियंत्रण रखते थे। हालांकि स्रोतों के अभाव में इन राज्यों के इतिहास पूरी तरह लिखे नहीं जा सकते, लेकिन ऐसे कई राज्य लगभग 1000 साल तक बने रहे। प्रत्येक महाजनपद की एक राजधानी होती थी, जिसे प्रायः किले से घेरा जाता था। किलेबंद राजधानियों के रखरखाव और प्रारंभिक सेनाओं और नौकरशाही के लिए भारी आर्थिक स्रोत की आवश्यकता होती थी। भारी आर्थिक स्रोत यानी कि सोर्स की आवश्यकता होती थी। लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से संस्कृत में ब्राह्मणों ने धर्मशास्त्र नामक ग्रंथों की रचना शुरू की। इनमें शासक सहित अन्य के लिए नियमों का निर्धारण किया गया, यानी कि शासकों के लिए भी और बाकी जनता के लिए भी नियमों का निर्धारण किया गया। यह अपेक्षा की जाती थी कि शासक क्षत्रिय वर्ण से ही होंगे, क्षत्रिय वर्ण से ही होंगे, जिसके बारे में अध्याय 3 में हम देखेंगे। शासकों का काम किसानों, व्यापारियों और शिल्पकारों से कर यानी कि टैक्स और भेंट वसूलना माना जाता था। क्या वनवासियों और चरवाहों से भी कर के रूप में कुछ लिया जाता था? ऐसा प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। हमें इतना तो ज्ञात है कि संपत्ति जुटाने का एक लीगल उपाय माना जाता था, यानी कि एक वैध उपाय माना जाता था पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण करके धन को इकट्ठा करना, यानी कि उसको हरा के उसके धन को लूट लेना। धीरे धीरे कुछ राज्यों ने अपनी अस्थायी सेनाएं और नौकरशाही तंत्र तैयार कर लिए। बाकी राज्य अब भी सहायक सेना पर निर्भर थे, जिन्हें प्रायः कृषक वर्ग से नियुक्त किया जाता था, यानी किसानों में से ही शामिल किया जाता था। अब यहाँ पे इस मानचित्र में हम देखते हैं कि 16 महाजनपद कौन कौन से थे, जरा उसके बारे में देखते हैं। ये देखिए, यहाँ से शुरू करते हैं। जैसे कंबोज की राजधानी थी हाटक,
ध्यान रखिएगा, हाटक। उसके बाद इधर है गांधार, गांधार जिसकी राजधानी तक्षशिला है। उसके बाद है आपका, ये देखिए यहाँ पे कुरु, कुरु यानी कि इंद्रप्रस्थ, यही के राजा हुए धृतराष्ट्र। और यह है पांचाल अहिछत्र, जहाँ की महारानी थी कौन, द्रौपदी, मतलब जहाँ की राजकुमारी थी, पांचाल नरेश की पुत्री थी द्रौपदी। सुरसेन महाजनपद का नाम है, इसकी राजधानी मथुरा। मत्स्य, मत्स्य जो कि जिसकी राजधानी थी विराटनगर, विराटनगर मत्स्य की राजधानी थी। उसके बाद अवंती की राजधानी उज्जैनी। चेदी, चेदी की राजधानी शक्तिमती, शक्तिमती थी। वत्स की राजधानी, वत्स की राजधानी कौशाम्बी। काशी की राजधानी वाराणसी। उसके बाद कौशल, कौशल की राजधानी श्रावस्ती। मल्ल की राजधानी कुशीनगर। वज्जी, वज्जी को ब्रिजी भी कहा जाता था, वैशाली। मगध जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी राजधानी थी राजगीर। अंग की राजधानी चंपा। तो इस तरीके से ये 16 राजधानी थे, और एक और 15 हुआ, और एक 16वां था अस्मक, अस्मक यानी कि पोटली, अस्मक की राजधानी थी पोटली, उसका नाम था। तो इस प्रकार से 16 महाजनपद थे, प्रारंभिक राज्य के रूप में इसे जाना जाता था। अब देखिए यहाँ पे एक समूह शासन, ओलागार्की या समूह शासन किसे कहते हैं, जहाँ सत्ता पुरुषों के एक समूह के हाथ में होती है, उसे क्या कहते हैं, ओलिगार्की या समूह शासन। आपने पिछले वर्ष रोमन गणराज्य के बारे में पढ़ा, यानी कि 11वीं क्लास की बात हो रही है, वह भी एक समूह शासन का ही था, लेकिन यहाँ पे क्या है, इसका अलग नाम है, बाकी बात वही है। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। अगली वीडियो में हम जानेंगे 16 महाजनपदों में प्रथम मगध के बारे में। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।